हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने लेखन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर कर लिया। मैंने पत्र लेखन बता दिया, मैंने विज्ञापन लेखन बता दिया, मैंने संदेश लेखन बता दिया। निबंध लेखन की बात है फ्रेंड्स, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ताकि 3-4 टॉपिक जो मैं दूंगा वही आपको एग्जाम में एक दिख जाएगा। ठीक है, तो वो बात की बात है। आज से मैं आपकी बुक्स के जो भी टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है फ्रेंड्स वो क्या है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह और अट नहीं रही हैं। दोनों एक ही साथ पोएम है फ्रेंड्स, लेकिन दोनों को अलग पार्ट में बांट दिया गया। तो चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब बात आई है फ्रेंड्स, तो उनकी मैं एक अच्छी बातों के साथ आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोला था फ्रेंड्स, वो ये बोला था उन्होंने कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूं, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मतलब कि अभी मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं क्लास 10th में हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो अभी मैं अपने अंत की ओर क्यों देखूँ, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है और इसी शुरुआत के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और ये फ्रेंड्स एक ऐसे इंसान थे ना जिनकी आप जीवनी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी आप जीवनी को पढ़ो, इनके नोवेल्स वगैरह भी आते हैं मार्केट्स में। ठीक है, तो आज की क्लास में आगे बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पोएम के बारे में बात करूँ तो पोएम का नाम आपका क्या है फ्रेंड्स, एक पोएम आपका क्या है उत्साह, एक पोएम आपका उत्साह है फ्रेंड्स, और एक पोएम क्या है अट नहीं रही है। उत्साह पोएम के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। उत्साह पोएम में क्या बोला गया है आपका कि बादलों के बारे में चर्चा की गई है कि हे बादल, गर्मी काफ़ी चरम पे है, आप प्लीज़ बरसो, आपकी ज़रूरत है इस दुनिया में, इस धरती पे आपकी ज़रूरत है, आप बदलो, धरती कराह रहा है, देश कराह रहा है। ठीक है, तो देखो पोएम जो है फ्रेंड्स स्टार्ट यदि करूं तो सबसे पहले आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, ताकि क्योंकि ये जानना भी है आपको। ठीक है, तो चलो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो महिषादल में जो बंगाल में पड़ता है 1899 में हुआ था। ठीक है, वे मूलतः कहाँ के थे, गढ़कोला के थे, जो कि यूपी में पड़ता है, जिला उन्नाव के पास। ठीक है, उनकी जो शिक्षा हुई थी फ्रेंड्स, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जो उन्होंने सीखा था, उन्होंने सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ के ही सीखा था। सोचो, सेल्फ स्टडी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो इनके गुरु थे, गुरु नहीं मान सकते, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली थी आगे बढ़ने की, वो दो लोग थे। वे आपके थे कौन कौन, एक रामकृष्ण परमहंस थे और एक विवेकानंद थे। ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी रह चुके हैं विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद सन 1961 में फ्रेंड्स उनकी मृत्यु हो गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में हो गई थी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका अनामिका, जो काफ़ी फेमस पोएम है, परिमल, गीतिका, कुकुरमत्ता और नए पत्ते, ये सारे पौधे के नाम है फ्रेंड्स। कुकुरमत्ता एक पौधे का नाम है। ठीक है, उनकी रचनाओं में काफ़ी ज़्यादा दार्शनिकता दिखती थी। दार्शनिकता मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो संवेदनाएं हैं, दूसरे को जागरूक करने की जो विचारधारा है वो दिखती थी। विद्रोह दिखता था, क्रांति दिखती थी, प्रेम की तरलता दिखती थी और उदार चित्र, ये सारे चीज़ें देखने को मिलती थी उनके पोएम में। उसके बाद फ्रेंड्स उनकी कविता में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। मतलब कि जो लोग शोषित हैं, जो लोग उपेक्षित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं, अपने से बड़े लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना झेली है, उन सारे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जबकि शोषक वर्ग जो शोषण करते थे गरीबों का, लाचारों का, मजदूरों का, उनके खिलाफ उन्होंने भी बहुत सारे पोएम को लिखा है फ्रेंड्स। और सत्ता के प्रति प्रतिकार का भाव भी, सत्ता मतलब क्या, जो हमारे पॉलिटिशियंस लोग हैं उनके प्रति भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रतिकार उत्पन्न किया, काफ़ी ज़्यादा विरोध उत्पन्न किया था। ठीक है, आगे मैं बात करूं इस पोएम की, तो इस पोएम में आपको फ्रेंड्स पढ़ना क्या होता है, बादलों के बारे में। ठीक है, बादलों के बारे में आपको जानना होता है फ्रेंड्स, जिसमें यह बोला गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा इस पोएम में कि बादल गरजो, बादल गरजो,
घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। मतलब क्या फ्रेंड्स, ये कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले हम पूरा पोयम को पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, उसके बाद मैं एक एक लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा। फिर इन्होंने बोला कि विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल घन जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। मतलब क्या फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, अब एक एक लाइन का आपको मतलब समझाता हूं कि आखिर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पोयम में बादलों को क्या बोलना चाह रहे थे, क्या उनसे उम्मीद थी उनको, वो एक्सप्लेन करना था। तो देखो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। मतलब क्या, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस सुनहरे पल का वर्णन किया है जब बारिश से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कभी बादलों से जोर जोर से गरजने को कहते हैं, ठीक है, कभी बादलों से कहते हैं कि ओ बादल तुम जोर से गरजो और आसमान को चारों तरफ से घेर लो और छा जाओ, फिर जोरदार तरीके से बरसो। यह समय शांत रहने का नहीं है, तुम्हारे गर्जन से ही यहां के सोए हुए लोग जागृत होंगे, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। देखो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाहूं तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस सुनहरे पल का, देखते हो जब बारिश होती है ना तो नजारा कैसा होने लगता है फ्रेंड्स। तो ये बताया गया कि बारिश से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है, बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है, कभी बादलों से जोर जोर से गरजने को कहते हैं। यहां पर एक सेंस फ्रेंड्स लास्ट में ये बनता है, पहले में देखो, कभी बादलों से कहते हैं कि ओ बादल तुम जोर से गरजो और आसमान को चारों तरफ से घेर लो और छा जाओ, फिर जोरदार तरीके से बरसो, यह समय शांत। अच्छा ये फ्रेंड्स एक बात बताओ, ये जो यह समय आया है वो किस लिए आया, यह समय मतलब क्या। देखो सबसे पहली बात, जो ये पोयम लिखी गई थी फ्रेंड्स, वो कब लिखी गई थी, आज़ादी से पहले, मतलब 1947 से पहले ये पोयम लिखी गई थी। इसलिए बोला था फ्रेंड्स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये बोला था कि अभी जो फ्रेंड्स है, हे बादल तुम गरजो, तुम बरसो, ताकि तुमसे प्रेरणा लेकर ही ये इंडियंस क्या कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई है, जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो और तेज कर सके। ठीक है, इस वजह से भी क्या बोले थे फ्रेंड्स कि अब तुम्हारे गर्जन से ही यहाँ के सोए हुए लोग जागृत होंगे। क्योंकि हम इंडियंस ऐसे थे ना फ्रेंड्स कि जैसे अंग्रेज नचाता था वैसे हम लोग क्या करते थे, नाचते थे। लेकिन अब समय क्या था, बदल रहा था। उसी बदलते समय के ड्यूरिंग में, उसी बदलते समय के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को संदेश देते हुए हम इंडियंस को एक पोयम क्या किया था, डेडिकेट किया था। वही पोयम है कि तुम्हारे गर्जन से ही यहाँ के सोए हुए लोग क्या होंगे, जागृत होंगे, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो, ओ बादल तुम बरसो। ठीक है, पहला लाइन का मतलब यही था फ्रेंड्स। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका जल्दी से ले लो। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं फ्रेंड्स तो देखो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब कि इस पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को क्या बोला है फ्रेंड्स, एक बच्चे की भांति प्रकट किया है उनको। बच्चे की भांति मतलब क्या कि बादल क्या है, एक बच्चे की तरह है उन कवि के मुताबिक। वो क्या है कि यहां पर कवि ने बादलों के रूप का सौंदर्य प्रस्तुत किया है और इनकी तुलना छोटे बच्चों से की गई है फ्रेंड्स। बादलों को क्या दिखाया गया, एक छोटा बच्चा दिखाया गया। देखते हो फ्रेंड्स, एक छोटा बच्चा का मन जो होता है ना, मिनट मिनट पे, सेकंड सेकंड पे बदलते रहता है। वो बच्चा कभी खिलौने की चाहत रखता है, कभी कुछ और की चाहत रखता है, कभी मम्मी के पास जाने के लिए रोता है, कभी पापा के पास जाने के लिए रोता है, कभी अचानक रोने लगता है। उसके मन में क्या चलता है किसी को कुछ नहीं पता। सेम यही जो तुलना है फ्रेंड्स बच्चे का, वो बादलों से किया है किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसमें इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर कवि ने बादलों के रूप का सौंदर्य प्रस्तुति किया है और इनकी तुलना छोटे बच्चे से की गई है।
कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बादलों तुम बच्चे की भांति हो। जैसे बच्चे की कल्पना पल पल बदलती रहती है, हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम अपना रूप बदल लेते। देखते हो कभी कभी बादल पूरा छाया हुआ रहता है आसमान में, कभी क्या लगता है कि पूरा साफ हो गया है, जहां बारिश हो रही थी वहां पर धूप हो गया, जिसे हम लोग बोलते क्या लोमड़ी की शादी हो रही है, एक तरफ धूप और एक तरफ बारिश भी। तो ऐसी पुरानी धारणाएं थी। तो देखते हो समय समय के साथ पल पल में क्या होता है, बादल अपना रंग बदलते रहता है। इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है, बच्चों से की गई है। फिर आगे बढ़ूं फ्रेंड्स, तो आपका क्या था कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, कवि कहते हैं कि बिजली की असीमित ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर और काले घुंघराले बादलों तुम कवि की भांति हो, जो नई ऊर्जा का संचार करेगा। मतलब क्या, कवि कहते हैं बादलों को कि बिजली की असीमित ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले। देखते हो बादल जब गरजता है फ्रेंड तो कैसा बिजली कड़कता है, मतलब जोरदार, कान फट जाता है सबका। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि बिजली की असीमित ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर और काले घुंघराले बादलों तुम कवि की भांति हो। इसमें जो है फ्रेंड्स, इस पंक्ति में बादल को क्या दिखाया गया है, कवि के रूप में दिखाया गया है, कवि से तुलना की गई है, जिसमें इनके क्या किया गया, रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वही बोला गया कि सुंदर और काले घुंघराले बादलों तुम कवि की भांति हो, जो नई ऊर्जा का संचार करेगा। देखते हो बिना थके बिना रुके क्या करता है, बादल दौड़ते रहता है फ्रेंड्स आसमान में। ठीक है, यहां पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो अपनी कविता से धरती को नया जीवन देते हैं, बीज अंकुरित होते हैं और पौधों में नयापन और हरियाली आती है। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान, वज्र पता है फ्रेंड्स क्या होता है, वज्र अस्त्र किसका है फ्रेंड्स, अस्त्र ये इंद्र भगवान का अस्त्र है। जैसे ही वो उस अस्त्र का प्रयोग करते थे, पूरी धरती पर भूचाल आ जाता था, एक नया ऊर्जा, एक नया बोल सकते हो कि उत्साह आ जाता था। एक वज्रास्त्र ऐसा था, ठीक है, जिससे जो असुर होते थे उस वक्त के, वो भी काफी ज्यादा डरते थे इस वज्रास्त्र से, जो इंद्र का एक अस्त्र था। ठीक है, यहां पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं, जो अपनी कविता से धरती को एक नया जीवन देते हैं। बीज अंकुरित होता है, देखते हो बारिश होता है तो बीज वगैरह नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, बीज फूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और पौधों में नयापन और हरियाली आती है। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो, फिर उसमें नई कविता का सृजन करो। अपनी कविता से तुम हताश और निराश लोगों के मन में एक आशा भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो, उनमें नया उत्साह भर दो। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवि बनाकर बादलों से ये आग्रह किया है कि जो भी इंसान जो थक चुका है, जो उत्साह की कमी जिस इंसान में दिख रही है, जिसके अंदर ऊर्जा की कमी है, उसको क्या करो, उसके अंदर ऊर्जा भर दो और बादल तुम बरसो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है फ्रेंड्स, देखो आगे यह है कि विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। मतलब इसमें मतलब मानव का ना फ्रेंड्स, इसमें जो इंसान है उसकी क्या दिखाई गई है, उसकी दुखदाई कहानी दिखाई गई है। ठीक है, उसमें यह बोला गया है कि कवि कहते हैं कि तपती गर्मी से बेहाल लोग काफी व्याकुल है। मतलब बादल बरसने से पहले जो हमारी धरती है काफी ज्यादा गर्मी से बेहाल है, सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, काफी व्याकुल हैं, विश्व के सभी लोग इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था उस वक्त। तो क्या हुआ, बादल तुमसे ये प्रार्थना है मेरी कि जितनी जल्दी हो सके तुम बरसो, ताकि जो भी गर्मी से बेहाल लोग हैं उनको एक नया नवजीवन मिलेगा, एक नई एनर्जी मिलेगी, और जिस काम को वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उनको ऊर्जा नहीं मिल रही है, वो फिर से उनको मिलना शुरू हो जाए। इसलिए बादल तुम बरसो।
ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है फ्रेंड्स कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। मतलब इसमें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा में बादल का कोई डायरेक्शन होता है आने का फ्रेंड्स, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, चारों तरफ से किधर से भी बादल आ सकता है। तो कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम जोरदार बारिश करो और तपती धरती को फिर से शीतल कर दो। हे बादलों, तुम अपने गर्जन से लोगों में नया उत्साह भर दो। हे बादल, तुम बरसो। मतलब क्या कि जिस गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं, उस गर्मी से निजात पाने का एक ही तरीका है कि हे बादल, तुम्हारा बरसना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों के उत्साह को फिर से नया जीवन देने के लिए तुम बरसो, फिर से क्या कर दो, धरती को शीतल कर दो। हे बादलों, तुम अपने गर्जन से लोगों में एक नया उत्साह भर दो। तुम्हारा बरसना अब धरती के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गई है, इसलिए तुम बरसो। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, आपका सारा लाइन का मैंने मतलब बता दिया फ्रेंड्स कि क्या क्या आपके पोयम कह रहे थे उत्साह का। सोचो कितना प्रेरणादायक पोयम था फ्रेंड्स। आपको इससे प्रेरणा भी मिलेगी और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैंने एक एक लाइन का आपको मतलब समझा दिया है, ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और जब अगले क्लास में मिलूंगा तो अट नहीं रही हैं जो पोयम है उसके बारे में बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ है वो बताऊंगा। अभी क्या करो, इसको आप रिवाइज करो। रिवाइज क्या करो, इसको आप पढ़ो। ऐसे तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि क्या इस पोयम का मतलब है, किसको डेडिकेट किया गया है पोयम, कौन लिख रहे हैं, इनके लेखक कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली। और ऐसे भी फ्रेंड्स ये बात जानो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक सामान्य इंसान थे ही नहीं, ठीक है। वो बहुत महान कवि भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे। आज़ादी की लड़ाई में उनकी जो कविताएं थी ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा दी थी लोगों को उस वक्त, ठीक है। आज भी लोगों के दिल में वो क्या करते हैं, वास करते हैं। बहुत बहुत प्रेरणादायक थे वो, ठीक है। तो आज की क्लासेज में क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए फ्लो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।